जय हिंद दोस्तों। देखिए ये है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के 22 दिसंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट का जीएस के 50 प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन। और इसमें मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व कराया है कि जिस टॉपिक से प्रश्न आए हैं उस टॉपिक से अगर आने वाले एग्जाम में दोबारा भी प्रश्न आते हैं तो आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर कि आप उस टॉपिक से आए हुए एग्जाम का बिल्कुल सटीक आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि। तो इसमें आपका सही उत्तर है बुद्ध। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाने लगा। अब इस टॉपिक से कितना प्रश्न बन सकता है और कितना एक सफिशिएंट कंटेंट हो सकता है जो कि आपके वीडियो के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप सही उत्तर दे पाओ, तो वो सारा कंटेंट मैंने इसमें डाला हुआ है। देखिए बौद्ध धर्म का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, द लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है। कई बार प्रश्नों में देखा गया है कि द लाइट ऑफ द एशिया किसको कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ का नाम माया देवी जी का देहांत हो गया था। सिद्धार्थ की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनको पाला था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ था। तो अगर कहीं प्रश्न आता है कि सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ था, तो वो थी यशोधरा। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सिद्धार्थ सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, तो घर को त्याग कर देना महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और आलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी, और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, इस नदी को याद रखिएगा कि किस नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो थी निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आता है कि किस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो लोग कुछ बरगद का वृक्ष कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर है पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न कई जगह देखा गया है कि सिद्धार्थ को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था, तो वो था बोध गया। इन सारे तथ्यों को आप लिखिए, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्ध की भाषा क्या थी, तो वो थी बुद्ध की भाषा पाली। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक, उपासक। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध 2 धर्मों में विभाजित हो गया, हीनयान, महायान। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध,
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पना, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं हैं। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। अब देखिए ये जितने भी तथ्य मैंने इसमें लिख दिए हैं, जिससे कि आप अपनी वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकें मैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं बुद्ध धर्म के बारे में। इन सभी तथ्यों को एक बार लिख लीजिए और रिवीजन करिए, तो बुद्ध धर्म से अगर कोई प्रश्न आता है तो इन तथ्यों से बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो वो है उनका 13वां शिलालेख। इसके बारे में कुछ जानकारी भी दी है कि ये अशोक का 13वां शिलालेख है। देवताओं के प्रिय राजा प्रदर्शनी ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग को जीत लिया। 1,50,000 लोग निर्वासित किए गए और 1 लाख लोग मारे गए। यानी कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोगों को क्षति हुई थी। कलिंग पर विजय प्राप्त होने के बाद देवताओं के प्रिय ने धर्म की ओर, धर्म के लिए प्यार और धर्म में शिक्षा के प्रति झुकाव महसूस किया। यानी कि कलिंग पर जब विजय प्राप्त हो गई थी तो उसके बाद इन्होंने ये महसूस किया कि इतना नरसंहार, इतना नुकसान हुआ है, तो इसके बाद इन्होंने धर्म का मार्ग अपना लिया। अब देवताओं के प्रिय कलिंग पर विजय प्राप्त करके गहरा पश्चाताप महसूस करते हैं। अतिरिक्त जानकारी, 14 प्रमुख शिलालेख हैं मौर्य राजा द्वारा, ये यानी कि जो शिलालेख थे वो मौर्य राजा अशोक द्वारा बनवाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो ये है आपके SR राव। इसके बारे में SR राव का पूरा नाम है रंगनाथ राव जी, और इन्होंने लोथल की खोज की थी। रंगनाथ राव का पूरा नाम शिकारीपुरा रंगनाथ राव है। ये एक भारतीय पुरातत्वविद थे। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? 18 दिन लड़ी गई थी। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो वो थे आपके चरक। ये चरक कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। उनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के वश्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। ये तारीख फिरोजशाही के लेखक के बारे में पूछा है कि तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जियाउद्दीन बर्नी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम यानी कि प्रिय साथी थे, और प्रिय साथी बनकर 17 वर्षों तक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ रहे, और बर्नी ने 46 विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब बर्नी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 46 विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की थी, और फतवाए जहांदारी ये बर्नी की ही एक कृति है, इनके द्वारा रचित एक रचना है। निम्न में से किन्होंने 1857 के विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? अब देखिए समझिए, जो 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेजों की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, भारत में स्वशासन लाने के लिए लड़ी गई थी। तो जब 1857 की क्रांति लड़ी गई तो कुछ लोगों ने इसको क्रांति कहा और कुछ लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। तो जो भारत देश को आज़ाद कराना चाहते थे सैनिकों से, अंग्रेजों से, तो वो उन्होंने बोला इसको क्रांति, लेकिन जो अंग्रेजों के चमचे थे या अंग्रेजी मानसिकता रखते थे तो उन्होंने इसको सिपाही विद्रोह कहा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किसने इसको सिपाही विद्रोह नहीं कहा? तो ये अगर इसमें ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा कार्ल मार्क्स। और इसके बारे में अधिक जानकारी यह है कि 1857 की क्रांति को कार्ल मार्क्स, बीडी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया, जबकि जॉन लॉरेंस, सीले, आरसी मजूमदार और सैयद अहमद खान ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब करी गई थी? तो ये थी आपकी 1940 में पाकिस्तान की मांग करी गई थी। इसके बारे में अधिक जानकारी यह है कि 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, और उन्होंने अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा
और बाद में इसी प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। इसके बाद है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? तो ये थे आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष ने भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना करी थी। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वंदे मातरम पत्रिका 1905 में अरविंद घोष द्वारा स्थापित एक इंग्लिश का समाचार पत्र था। यह पहली बार 9 अगस्त 1906 में प्रकाशित हुआ। तो बस आप इसमें दो चीजें याद रखिए कि अरविंद घोष ने इसकी स्थापना करी थी और एक इंग्लिश का समाचार पत्र था। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी। तो वह कौन सी जगह थी जहां पर अंग्रेजों ने फांसी दी? तो वो थी आपकी शिवपुरी। जो तात्या टोपे थे उनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो यह है 1/4वां भाग। देखिए पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर होगा। पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर और चंद्रमा का व्यास 3,474 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 27% है। अतः चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4वां भाग है। अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? तो यह है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भैया हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा आपका स्थित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों और निकोबारों से अलग करता है? देखिए पृथ्वी का जो मैप है उस पर कुछ रेखाएं कड़ी हुई हैं, उन्हीं में कुछ ये चैनल्स हैं। मैं अभी आपको मैप दिखाकर बताता हूँ। अभी यहाँ पर आपका उत्तर होगा, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से जोड़ता है। ये देखिए 10 डिग्री चैनल एक अंतराल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, इसलिए 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। ये देखिए ये आपका अंडमान द्वीप समूह है और यहाँ पर आपका निकोबार द्वीप समूह है और ये हमारे भारत के यानी कि वर्ल्ड के मैप पर लाइन बनी हुई है। तो यहाँ होकर एक लाइन निकलती है, उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। वो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह के बीचों बीच होकर निकलती है। तो ये प्रश्न बनता है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सी रेखा है या कौन सी रेखा इन दोनों को आपस में अलग करती है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि लक्षद्वीप और मिनिकाय को कौन सी रेखा अलग करती है? तो वो है आपकी 9 डिग्री चैनल। आप लिख लीजिएगा कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करती है। उसके अलावा आपकी आती है मिनिकाय और मालदीव के बीच में कौन सी है? तो वो है 8 डिग्री चैनल। तो ये मैप के जरिए मैंने आपको दिखाया, ये हमारा भारत देश है, ये म्यांमार है, इधर सिंगापुर, मलेशिया और ये हिंद महासागर है। और यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरब सागर की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, अरेबियन सी। ये इन्होंने पूछा पटाका किस देश की मुद्रा है? अगर देखिए देशों की राजधानियाँ और मुद्राएं आप याद कर लीजिएगा और किस डेट को कौन सा कुछ मतलब जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको भी आप याद कर लीजिएगा। यह है पटाका किस देश की राजधानी है? तो आपकी ये पटाका मकाऊ की राजधानी है। इसके अलावा देखिए जो पनामा है उसकी राजधानी यूएसए का डॉलर है, यानी कि अमेरिकी डॉलर है। लाओस की राजधानी लाओ कीप है, मकाऊ की पटाका है और मैक्सिको की मैक्सिको पैसे है। भारत में दुनिया की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो ये है आपका भारत में दुनिया की कुल आबादी का 17% लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल आबादी का 17.5% है।
वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो देखिए वो है आपका नंदा देवी। इसके बारे में और अधिक जानकारी ये है कि देखिए कंचनजंगा विश्व की तीसरी तथा भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत नेपाल सीमा के हिमालय में समुद्र तल से 8586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कंचनजंगा भी भारत की ही चोटी है, लेकिन कंचनजंगा पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो यहाँ नंदा देवी सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गौरीगंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है और इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। भारत की दूसरी तथा विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी। ये जो कंचनजंगा चोटी है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये चूंकि इसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी आता है तो इसलिए पूरी तरह से इसे भारत में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो नंदा देवी है वो पूरी तरह से भारत में आती है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा नंदा देवी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? असल में क्या राष्ट्रपति से एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो इसलिए मैंने पूरा इसमें कवर ही कर दिया है कि अगर आगे कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप सही से कर पाओ। तो नीलम संजीव रेड्डी तो भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ये नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति भारत में राज्य का प्रमुख होता है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनको देख लीजिए। और राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, यानी कि राष्ट्रपति का पद भारत में सबसे बड़ा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा और 53 में ये कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारियां शक्ति या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएंगी और एक निर्वाचन मंडल होगा जो कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून नहीं बन सकता। देखिए वैसे अगर ताकत देखी जाए तो प्रधानमंत्री के हाथ में सारी पावर होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कोई भी काम करता है वो काम राष्ट्रपति के नाम से ही करता है। अगर प्रधानमंत्री किसी बाहरी देश में जाएं, विदेश में जाएं, अमेरिका में जाएं और कोई भी संधि करके आते हैं तो वो संधि तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे राष्ट्रपति के नाम से। तो जो भी भारत के काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। और साथ ही साथ भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं नौसेना, वायुसेना एवं थल सेना का प्रमुख होते हैं। तो ये और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन पाएगा। संसद के 3 भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरे भाग है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और भारत का संविधान का सबसे बड़ा पद यही है। अब मैंने जो अब तक जितने राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में यहाँ नॉलेज को कवर किया हुआ है। ये है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और यह पहले एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, यानी कि ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे थे। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और सबसे महत्वपूर्ण 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अक्सर आप देखते होंगे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और एग्जाम्स में भी प्रश्न आते हैं कि शिक्षक दिवस किस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो वो हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के अवसर पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई, यानी कि इनकी मृत्यु जब हुई जब पद पर ये राष्ट्रपति थे। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय के तत्कालिक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। जैसा कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर भारत का राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या अनुपस्थिति में तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सारी शक्तियां मिल जाती हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे कामों को करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हैं तो उस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश उस काम को करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो ये तत्कालिक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस समय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह को
20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे, यानी कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनको भारत में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी। बीबी गिरी, ये हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति। बीबी गिरी 1969 से 1974 तक रहे। पहले ये उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय पर, और ये बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी बैकुंठ गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी कि ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जब इनका चुनाव हुआ तो इनके वोटों को दोबारा गिनना पड़ा था। पहली बार हुआ था ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय में, और यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जब मृत्यु हो गई थी तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी रहे थे, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये हैं ये फखरुद्दीन अली अहमद। ये 1974 से 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, 5वें राष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई, और बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति थे आपके जाकिर हुसैन जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई, और उसके बाद दूसरे थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद जो कि अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है छठवें, जो कि हमारे प्रश्न में था कि नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो भारत के छठवें 6th प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी, और उससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई। यानी कि इससे पहले जब इन्होंने चुनाव लड़ा था इनके समय में, फखरुद्दीन अली अहमद के समय में, तब इनको ये चुनाव जीत नहीं पाए थे, और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर वो राष्ट्रपति बने, और दोबारा जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तब ये राष्ट्रपति बने थे। तो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ये राष्ट्रपति रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, यानी कि जिस समय इनका चुनाव हुआ था उस समय किसी और व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए खड़ा ही नहीं किया गया था। ये हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं, यानी कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक इनका टर्म रहा था। राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग भी किया था। देखिए, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां होती हैं, वो जैसे कि कोई प्रस्ताव बनकर जाता है, कोई कानून बनकर जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा से जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ होती हैं, तो राष्ट्रपति उसको रिकन्सिडरेशन यानी कि दोबारा से सोचने के लिए वापस भेज सकता है कि इसमें कुछ सुधार करके लाओ। उसी के साथ साथ एक पॉकेट वीटो पावर होती है, तो उसमें यह होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास हो गया कोई भी अधिनियम, लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर पॉकेट वीटो लगा दे तो वो राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, और राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। तो ऐसे भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक में इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, और 1984 में सिख विरोधी दंगे। तो ये उस समय हुए थे जिस समय ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। आर बैकुंठ रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को पद की शपथ दिलाई थी। ये इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। ये अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 56 तक भोपाल के मुख्यमंत्री रहे, और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ द लॉ एंड रिकॉग्निशन दिया। लिविंग लीजेंड ऑफ द लॉ, ये याद करिएगा कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को लिविंग लीजेंड ऑफ द लॉ का अवार्ड दिया गया।
इसके बाद है आपके के आर नारायण। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी, वन उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 से 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान की राज्यपाल थीं और 1962 से 85 तक 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं, यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक बन के आई, एमएलए बन के आई। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई, उसके बाद फिर सांसद बनी। इतना ही नहीं, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। प्रणब मुखर्जी हैं ये, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे। अब इनकी मृत्यु हो गई है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको 26 जनवरी 2019 को। प्रणब मुखर्जी चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अर्धसैनिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आप रामनाथ कोविंद जी को तो कौन नहीं जानता होगा। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें और वर्तमान नहीं भैया इसको हटाओ, वर्तमान में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति हैं अब इस समय। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना। ये माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, 15वीं राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये इनके बारे में कुछ जानकारी है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये राष्ट्रपति की कुछ पावर होती हैं, तो उसी में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है। तो ये अनुच्छेद 72 की आपसे पावर पूछी गई है यहाँ पर। देखिए ये कुछ पावर है, मैंने यहाँ पर अभी डिफाइंड भी किया है। तो अभी यहाँ पर किसी के चरित्र को बिना बदले और उसकी सजा को कम कर दिया जाए तो वो क्षमादान कहलाता है। अब ये अनुच्छेद 72 भारतीय संविधान का क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। क्षमादान सबसे पहली आती है क्षमादान। इसके अंतर्गत अपराधी को पूर्णतः सभी सजाओं, दंडों तथा निर्हता से मुक्त कर दिया जाता है। मतलब क्षमादान में राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्षमा कर सकता है। लघुकरण का तात्पर्य है कि किसी वस्तु अथवा विषय को दूसरे के साथ बदल देना। सरल शब्दों में सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना। उदाहरण के लिए कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। देखिए जैसे किसी को लघुकरण का मतलब यह है कि किसी को आजीवन, यानी कि किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना, और या फिर किसी को आजीवन कारावास मिला हुआ है तो उसको कम कर देना, तो ये लघुकरण कहलाता है। और प्रविलंबन का अर्थ है मौत की सजा का अस्थायी निलंबन। मतलब किसी को मौत की सजा मिली है तो उसको रोक दिया जाए कुछ समय के लिए। उदाहरण के लिए क्षमादान या लघुकरण की अपील के लिए मृत्युदंड की कार्यवाही को अस्थायी रूप से निलंबित करना। विराम का अर्थ है कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। उदाहरण के लिए महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण सजा में कमी। परिहार का तात्पर्य सजा की प्रकृति को बदले बगैर सजा में कमी, जैसे कि 1 साल की सजा को घटाकर 6 महीने की कर देना, वो परिहार के अंतर्गत आता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 63 में ये बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है।
और 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का एक प्रावधान किया जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 2 भैया नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये इसमें बताया गया। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 जिसमें कि संघ के बारे में बताया गया है। ये 52 से 151 है जिसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, सरकारी कार्य का संचालन, संसद, साधारण संसद के अधिकारी, तो ये यानी कि पूरा संघ के बारे में इसमें बताया गया है। अब कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये आपकी अनुसूची 5वीं है, लेकिन मैंने आपको एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जो अक्सर सभी वीडियो में आपको देखने को मिल जाती है, उसी ट्रिक का प्रयोग मैंने भी किया है आपको समझाने के लिए, वो अनुसूचियों को कैसे याद किया जाए। तो वो आपकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए आपकी 12 अनुसूची हैं, 1 से लेकर 12, और उन 12 का नाम कैसे याद किया जाए और कौन सी अनुसूची कहाँ आती है, उसके लिए है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। TEARS, ये 12 शब्द हैं, इसको आप एक तरफ से आप याद करिए। जैसे कि पहला आपका आता है टी, तो पहले में है टी यानी कि टेरिटरीज एंड स्टेट, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो ये आपकी पहली अनुसूची है। इसके बाद दूसरी अनुसूची में है ई यानी कि इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स कहते हैं किसी को वेतन या भत्ता मिलता है, भत्तों को बेसिकली इमोल्यूमेंट्स कहते हैं। तो ये है कि वेतन, भत्ते और पेंशन, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह दी जाती है उसके बारे में डिफाइंड किया गया है, तो वो अनुसूची दूसरी में है। इसके बाद है ए यानी कि तीसरी अनुसूची, एफर्मेशंस एंड ओथ्स, शपथ संबंधी उल्लेख। देखिए कोई भी अगर कहीं पर चुनकर जाता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है, बल्कि एक सरकारी नौकरी में भी लगता है तो भी उसको भी एक शपथ दिलाई जाती है, तो वो हमारी अनुसूची 3 में डिफाइंड है, मतलब अनुसूची 3 में बताया गया उसके बारे में। फिर उसके बाद है अनुसूची 4 जिसमें राज्यसभा सीट एलोकेशन, यानी कि राज्यसभा की सीट्स के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अनुसूची 5 यानी कि एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची जिसमें बताया गया अदर ट्राइबल एरियाज, तो ये ओ से अदर ट्राइबल एरिया हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातियों के बारे में। 7वीं अनुसूची है फेडरलिस्ट, तो ये एफ से फेडरलिस्ट यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में हमारी जो भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनके बारे में बताया गया है, तो 8 पर आता है ओ यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची है लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार के बारे में, तो ये 9वीं अनुसूची एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार के बारे में। 10वीं अनुसूची को बाद में ऐड किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, डिफेक्शन, दल बदल संबंधी प्रावधान, जो दल बदल संबंधी प्रावधान होंगे वो अनुसूची 10 में परिभाषित हैं। इसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया था, जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है कि पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, उनके बारे में क्या प्रावधान होंगे। 12वीं अनुसूची, 12वीं यानी कि एम फॉर म्यूनिसिपालिटीज, नगर निकायों का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद है पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर लागू किया गया था, तो ये आपके राजस्थान के नागौर में पहली बार लागू किया गया था। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि पंचायती राज जब पहली बार आया था तो उसको 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में राजस्थान राज्य ने अपनाया। आंध्र प्रदेश पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य था, और पंचायतों को कानूनी रूप 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया। ये इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो भैया गूगल एक सर्च इंजन है, फायरफॉक्स मोजिला वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर और नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, भैया रैम आपकी अस्थायी मेमोरी होती है और रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। तो रैम, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में भी आया था, तो रैम आपकी अस्थायी है। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB होते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। 27वें में पूछाया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसा कौन सा टैब है जो सबसे अधिक उपयोगी है और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि
फॉन्ट विशेषताएं बदलने, अनुच्छेद और अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने बदलने के लिए उपकरण की जाती है। तो वो है आपका होम टैब। होम टैब आपका सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेकर लगाया हुआ भी है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा इंटरफेस है जिसमें ये होम आपका टैब है, और जब होम को खोलते हैं तो इसमें ये यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट का आकार बदल सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, ये इसमें ये इसके खुद के फंक्शंस होते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम काम होता है वो आपका होम टैब में होता है। तो यहाँ आपका होएगा ऑप्शन नंबर ए सही, होम। इसके बाद है 1943 में JW माचली और प्रोफेसर J इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो ये है आपका ENIAC, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, ENIAC था वो। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? भैया वो आया आपका कानपुर। कानपुर को चर्मोद्योग की राजधानी के बारे में जाना जाता है। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। तो इसमें हो गया दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह है आपका पाई डंडा। अगला प्रश्न है सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? भैया चिकनकारी कहा जाता है। लखनऊ की चिकनकारी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय, देखिए अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पडरौना है, लेकिन कौशाम्बी का वैशाली न होकर के कौशाम्बी का मंजनपुर है। तो मुख्यालयों को भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता? मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसलिए मैंने यूपी का एक मैप लगाया है और उसमें मैं आपको बताया। बेसिकली ये जिला है आपका अलीगढ़। आइए हम मैप में देखते हैं। देखिए ये है आपका मिर्ज़ापुर, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो देखिए मिर्ज़ापुर ये यूपी का मैप है, इसमें ये है मध्य प्रदेश, ये पूरा यहाँ से यहाँ ये एमपी है, और इधर राजस्थान है, हरियाणा, दिल्ली, ये भी हरियाणा, उत्तराखंड, नेपाल, इधर बिहार और ये झारखंड। तो ये आपका मिर्ज़ापुर जो जिला है वो लगा हुआ है भैया मध्य प्रदेश से। उसके बाद है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इलाहाबाद की सीमा भी मध्य प्रदेश से लगी हुई है, इलाहाबाद मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। उसके बाद है आपका इटावा। तो इटावा को देखिए ये है यहाँ पर इटावा, ये इस जगह पर इटावा है मैनपुरी के बगल में। तो इसकी भी सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। लेकिन यहाँ जो अलीगढ़ है, इस अलीगढ़ की सीमा लगी हुई है भैया हरियाणा से। तो अलीगढ़ की मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगी हुई है? तो वो अलीगढ़ की सीमा नहीं लगी हुई है। यूपी के मैप को सही से देख करके जाइएगा एग्जाम देने से पहले। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में बताया गया? तो वो हैं आपके 8 जिले। जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रपति युवा समारोह का विषय क्या था? तो इसका आपका था संकल्प से सिद्धि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस को खत्म करना जड़ से बिल्कुल। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहर में उन नदियों के साथ मेल नहीं खाता है? तो इसके लिए है आपका ये मेल खाता है। तो ये जो गंगा है वो बिठूर शहर के पास स्थित है, शहर के किनारे। इसके बाद आपकी राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर, साई प्रतापगढ़, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ भी है। गंगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर, साई प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 38 जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक स्थित है? यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन तक है, राजनगर विस्तार तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होएगा। इसके बाद है आपका 39वां भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भैया सिक्के और 1 रुपये का नोट ये भारत सरकार के पास होता है, बाकी रिजर्व बैंक के पास होता है। इसके बारे में मैंने अधिक जानकारी दी है कि मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इन 4 शहरों में भारत सरकार की टकसालें हैं। टकसालें ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो ये भारत में 4 जगह हैं, वो जगह हैं मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है, जबकि अन्य सभी नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। और
अक्सर करके प्रश्न आ भी जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका साइन होता है, तो वित्त मंत्री का साइन होता है। इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आपका है बिहार, भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसके लिए मैंने एक मैप भी लगाया हुआ है। ये देखिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम हो गया, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ऑप्शन ए आपका सही है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि लोकपाल को इंग्लिश में ऑप्समैन कहते हैं। तो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में बैंकिंग लोकपाल को लाए थे भारत में। बैंकिंग ऑप्समैन स्कीम भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए आरंभ की गई एक योजना है। इसके अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जाती है जो एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। ये 42वां उस समय की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, करंट अफेयर्स के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ ले रहा है, 8 से 9 क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें। तो आप करंट अफेयर्स में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनको सही से पढ़ के जाइएगा। तो ये 16 से 17 जुलाई 2018 में मस्कट में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 8वें सत्र का नेतृत्व किसने किया था, भैया सुरेश प्रभु ने किया था। उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना है, जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद्दीप्त बल्बों इंसेंडिसेंट बल्ब्स को एलईडी बल्बों के साथ बदलना। 2018-19 की योजना, पुरानी योजना है। ये चली थी जब एक जो पीले वाले बल्ब होते हैं उनको हटाने के लिए सरकार ने कहा था कि इनको हटा करके ये एलईडी बल्ब लगाओ, जिससे कि हमारे एनर्जी भी सेव होगी और उसके साथ ही साथ जो आंखों पर प्रभाव होता है वो एलईडी बल्ब का अच्छा होता है। तो एलईडी बल्ब्स को लगाओ। उस योजना का नाम था उज्ज्वला योजना। इसके बाद है महिला एकल विंबलडन टेनिस खिलाड़ी 2018 का प्रश्न है। तो वो थी आपकी एंजेलिक कैरबर उस समय की। जुलाई 2018 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 2500 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल किसने जीता था, तो वो है आपकी नोजोमी ओकुहारा। उस समय की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2018 का, 5 साल पुराना करंट अफेयर्स है। भारत की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधन के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है, तो वो है आपके डीडीआर देशचाप्सा। ये इतने कठिन प्रश्न हैं कि जो पूरा सही से करंट अफेयर्स पढ़ता है वही कर पाया होगा, नॉर्मल आदमी कहाँ। नॉर्मल स्टूडेंट जो करंट अफेयर्स कम पढ़ते हैं उनके लिए इन प्रश्न में परेशानी आई होगी, तो इसलिए आप भी 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा इन प्रश्न के लिए। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भैया उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम उत्पादित होते हैं। और ये है APEDA का विस्तृत रूप क्या है, तो APEDA का विस्तृत रूप है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीज्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन डी आपका सही है। 49 किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसको स्थापित किया गया था, तो वो था आपका नेफेड। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि नेफेड का मुख्य उद्देश्य है सहकारी विपणन उपज को बढ़ावा देना, जिससे किसानों को लाभ होगा। और अब यह भारत में कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन नेफेड फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। ये आपका 50वां जिसमें पूछा गया है ग्रीन हाउस, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो वो क्या है, तो भैया वो है आपकी वर्टिकल फार्मिंग। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वर्टिकल फार्मिंग या खड़ी खेती वो है जिसमें हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी की भागीदारी के बिना, जिसमें कि मिट्टी नहीं लगाई जाती और उन पेड़ों को उगाने के लिए यहाँ पेड़ों की जड़ों को मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम आदि में डूबी हुई रहती हैं और ये समाधान जड़ों का समर्थन करते हैं, उच्च उपज की संभावना में सुधार करते हैं और पानी पर निर्भरता कम करते हैं। ये बिना मिट्टी के की जाने वाली खेती है। तो ये आपके 50 प्रश्न थे। आप इनको देखिए, मैंने इतना समय इसमें क्यों लिया है, अगर चाहूँ तो इसमें खटखट से बताता जाऊँगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो टॉपिक हमें बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ प्रयास किया गया है कि अगर राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन आया, तो अगर आने वाले एग्जाम में राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा तैयार होना चाहिए। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम कंटेंट इसमें डालने का प्रयास किया है। तो ये प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का यही सबसे सही तरीका रहता है कि उसमें जो आया है उसको आप सही से करिए, और आगे के लिए उससे कोई प्रश्न आए भी तो हम उसे सही से कर पाएँ। तो ये था आज का आपका प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए, अगर कोई भी आपको गलती लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।